सच में आज उनकी जान चली। एक आदमी बोलता है पूरा शहर बदनाम होता है। इतना अगर लड़ने का शौक है ना, इस महाराष्ट्रियन लोगों से ये खमन और फाफड़ा खा के नहीं जीते, ये मिसल और पाव ये महाराष्ट्रियन लोग खाकर जीते हैं। ये महाराष्ट्रियन लोग हैं हम, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, और एक गुजरात से आकर तू महाराष्ट्र को बदनाम करता। मेरी तो डिमांड है 4 सीट में जब अगर एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिले, मैं तो बोलता हूँ कि महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस जी ने इसको जूते से मार के अकालने वाले जूते। और किरीट सुमैया से कराए से काहे वो सरकार करेंगी, आमदार का काय कराएगा, जिनकी जिम्मेदारी थी। देखिए सच सच्चाई के साथ। अम्मी की याद आती है। कितने दिन हो गए आप अम्मी से मिले नहीं? अरे करो मेरी अम्मी को। हमारा बहुत मुसीबत से रमजान गुजर रहा है, हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है। हम कैसे कैसे दिन गुजार रहे हैं, रात गुजार रहे हैं, हमको ही पता है। बहुत मुसीबत में, वो भी वहाँ पर बहुत मुसीबत में है। एक उनका एक बेटा हमारा, कोई घर में करने वाले नहीं, उसके अब्बू भी बीमार से मार रहते हैं। रोज हम लोग को तो याद आएंगे ना, हमारी तो औलाद है, रोज पल पल पे याद आती है हम लोग को। ना खाना है हमारे घर में, ना पीना है। तो एक बार का अपने बाप चले जाए चलता, बगी माँ होना बहुत जरूरी है। बच्चे भी बिस्तर रोकते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ हाँ बेटा आ जाएंगी, कल के दिन आ जाएंगी बेटा, कल के दिन आ जाएंगी, आ जाएंगी। ऐसे करते 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 बच्चों को रोज बोल रहा हूँ कल आ जाएंगी, कल आ जाएंगी। कभी ठेका मारूंगा, जूते से मारना मार रहे हैं। अगर किरीट सुमैया होते तो सच में आज उनकी जान चली। किरीट सुमैया मुर्दाबाद, किरीट सुमैया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किरीट सुमैया नारा दूंगा, आप लोगों को जिंदाबाद कहना है। मालेगांव बार एसोसिएशन जिंदाबाद, मालेगांव बार एसोसिएशन जिंदाबाद, मालेगांव बार एसोसिएशन जिंदाबाद। और मालेगांव शहर की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आवाम अब अगला स्टेप, अगला आंदोलन, अगर अत्याचार नहीं बंद किया गया, हमको इंसाफ नहीं मिला, तो हो सकता है कि नेशनल हाईवे नंबर 3 भी जाम हो जाए। आज हम पुलिस की विनती पर धरना हम लोग जल्दी खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग रास्ते पर उतर चुके हैं। अगर हमारी माँ और बहनें अगर जेल में है, कई हमारे भाई लोग जेल में हैं, तो हम लोग भी आंदोलन के माध्यम से
अगर जेल भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये बात सरकार ने नोंद लेना चाहिए। आसिफ साहब आगे बढ़ो। दोस्तों और साथियों, हम लोग बार बार बोल रहे कि एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला अभी तक। 10 तारीख को एसआईटी की मुद्दत खत्म हो गई। एसआईटी जो टीम बनी उनको अपना अहवाल, अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करनी थी, लेकिन उसमें 1 महीने की मुद्दत बढ़ाकर एसआईटी की टीम ने मांगी। इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, वो आप अपना काम करें, लेकिन एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिला। आज जहां पर धरना आंदोलन हो रहा है, हमारे पड़ोस के अंदर कोर्ट है। मैं आभार मानता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं बार काउंसिल का, जो वकला यहां पर आए, उन्होंने हमको हिमायत दी। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन बात यह समझ में नहीं आ रही कि एक सरकारी वकील जो सरकार की पगार पर सरकार की फीस लेता है, और वो वकील यहां पर मालेगांव को पाकिस्तान बताने की कोशिश करता, बांग्लादेश बताने की कोशिश करता, नेशनल सिक्योरिटी का मसला पेश करता, और हमारी कोर्ट न्यायालय से मैं आदर हाथ जोड़कर विनती करता हूं, 4 एफआईआर हुई। 4 एफआईआर में जो भी रिमांड रिपोर्ट कोर्ट के सामने आई, जो भी चार्जशीट दाखिल हुई, उसमें कहीं तो यह जिक्र है ही नहीं कि एक रोहिंग्या मिला, एक बांग्लादेशी, एक पाकिस्तानी। ये शहर को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, जिसके ऊपर हमको विश्वास और भरोसा है, संविधान पर, कोड पर, न्यायालय पर, उसको मिसगाइड करने का काम एक वकील करता है। मैं हाथ जोड़कर कोर्ट से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरिट के ऊपर, सबूत के बिना के ऊपर फैसला होना चाहिए। मैं बार काउंसिल से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी इलेक्शन होता लोकतंत्र के तरीके से, जमहूरी तरीके से, आप भी सेशन कोर्ट के जज से मिलिए और उनको भी पत्र दीजिए कि मेरिट के ऊपर सुनवाई होना चाहिए। एक आदमी बोलता है, पूरा शहर बदनाम होता है। एक बेवकूफ बंबई से आ जाता, अरे माजी खासदार है, इतना अगर लड़ने का शौक है ना इस महाराष्ट्रियन लोगों से, एक खमन और फाफड़ा खा के नहीं जीते। ये मिसल और पाव ये महाराष्ट्रियन लोग खाकर जीते हैं। ये महाराष्ट्रियन लोग हैं हम, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, और एक गुजरात से आकर तू महाराष्ट्र को बदनाम करता। अमरावती के अंदर बदनामी, भिवंडी में बदनामी, मुंबई में बदनामी, अकोला के अंदर बदनामी, मालेगांव को बदनाम करता, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेकर। मेरी तो डिमांड है, 4 सीट में जब अगर एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिले
मैं तो बोलता हूं कि महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस जी ने इसको जूते से मार के अकालने उन्हें जूते से। हम 6 महीने से देख रहे हैं, अभी एक पुतला था जिसको कुछ लोग लेकर आए और उस पर चप्पल और जूते मारे गए। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई जरूरत थी यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि 6 महीना एसआईटी को हो गया। आज जो हमारी कई डिमांड में जो एडिशनल कलेक्टर को हम निवेदन देने वाले हैं, उसमें एसआईटी की रिपोर्ट शाये की जाए, आवाम के सामने लाई जाए, ये पहली डिमांड है। और आप यकीन मानो कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस जूता चप्पल नहीं मारे किरीट सोमैया को। जब बोलना आप कि 6 महीने से जो आदमी बांग्लादेशी रोहिंग्या 3000 4000 और तफ्तीश के बाद जब एक आदमी भी नहीं मिलेगा तो जूता बाजारी तो उसकी होने ही वाली है, तो अपने क्यों करना। और किरीट सोमैया जो कराए से काहे वो सरकार करेंगी, आमदार का काय कराए जा जिनकी जिम्मेदारी थी। आज हालात ऐसे हो गए कि एक फर्द को 4-4, 5-5 नोटिस आ रही है अलग अलग डिपार्टमेंट से, कभी एसआईटी से, कभी छावनी पुलिस स्टेशन से, कभी कैंप पुलिस स्टेशन से फोन आता है, कभी कारपोरेशन से फोन आता है, कभी प्रभाग ऑफिस से फोन आता है। ऐसी इंक्वायरी जिसके कागज भी पूरे मुकम्मल दुरुस्त हैं, 5-5, 6-6 जगह से इंक्वायरी। फिर उस हिस्से का जो पुलिस स्टेशन है वहां से पुलिस उसके घर आ जाती है। कितने बच्चे हैं उनके पेपर दो, भाई कितने हैं उनके पेपर दो, माँ बाप है तो उनके दो, नहीं है तो डेथ सर्टिफिकेट दो। जहनी तनाव में लोग आ गए हैं, पूरा घर जहनी तनाव में आ गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये बोलना है कि आप एसआईटी में एक इंक्वायरी कर रहे हो, आप सारे कागज पत्र जितने आप डॉक्यूमेंट मांगते हो वो लेकर जाकर वहां से देते हैं। उसके बाद अलग अलग हिस्से से उसी आदमी को, उसी औरत को बार बार पेपर मंगवाना, बार बार उसको जहनी तनाव में रखना, ये मुनासिब बात नहीं है। एसआईटी में सबके पेपर लगभग जमा हो गए। अगर किसी पुलिस स्टेशन को लगता है तो वहां से ले ले। सब कुछ दुरुस्त होने के बाद इस तरह की परेशानी में शहरियान को मुब्तला किया जा रहा है। असेंबली हाउस चल रहा है। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि असेंबली में वो नहीं बोलेंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा क्या। जब असेंबली या पार्लियामेंट में बोलने वाले लोग जिनको आवाम भेजती है, जब वो वहां अपनी नुमाइंदगी नहीं करते तो फिर आवाम को सड़क पर बैठकर नुमाइंदगी करने का भी हक हासिल है। और हम वही कर रहे हैं कि सड़क पर आए हैं, इससे ज्यादा शिद्दत से एहतजाज करने की तरफ जाएंगे अगर आज हमारा दिया हुआ निवेदन पर अमल नहीं हुआ। और इसी तरीके से सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, तहसील ऑफिस लोगों को परेशान करती रही तो इससे सख्त एहतजाज की तरफ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जाएंगी। अगर ऐवान में आवाज नहीं उठ रही है तो सड़क पर आवाज जरूर उठेंगी और पूरे शहर को लेकर सड़क पर आवाज उठेंगी। इसके बाद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मीटिंग बुलाएंगी। आगे किस तरह से एहतजाज करना है, किस शिद्दत से एहतजाज करना है, उस पर बातचीत की जाएंगी। महाराष्ट्र भर से आवाजें उठने लगी कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग रहते हैं। उसके बाद मालेगांव शहर के नुमाइंदे का खामोश रहना और शहर की आवाम का परेशान होना, इस बेचैनी को देखते हुए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का इनेकाद हुआ। अगर कोई ये कहता है कि हमको नहीं बुलाया गया,
हमको नहीं पूछा गया। तो अव्वल बात यह है कि शहर के एमएलए ने जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको पूरा नहीं किया, और जब वो पूरा नहीं कर, उनकी नीयत भी नहीं थी पूरा करने की। जब ये देखा गया तो ये देखने के बाद जनाब शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी और तमाम सियासी सूझबूझ रखने वाले लोगों की तरफ से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का आगाज हुआ। मालेगांव शहर मुसलसल अकलियत की आबादी की ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर निशाने का शिकार हो रहे हैं। किसी ने कहा, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो असेंबली का हो चाहे वो पार्लियामेंट का हो, उसको इसलिए चुना जाता है कि वह ऐवान में जाके आवाम की बात को, आवाम के मसाइल को रखे। अगर वो इस बात को करने में नाकाबिल है, अगर वो किसी मंत्री के चेंबर में जाके अपनी मेंबरी बताता है, तो ये आवाम के साथ इंसाफ नहीं है। जरूरी ये था कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को आने की जरूरत नहीं पड़ी होती अगर शहर का एमएलए असेंबली में सवाल उठाता। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि शहर के एमएलए आवाम की तरफ से नुमाइंदगी करने के बजाय वो आवाम के खिलाफ और आवाम को निशाना बनाने वालों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक एसआईटी से मालेगांव शहर परेशान है, दूसरी तरफ दूसरी एसआईटी लाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैंने देखा शहर में ऐसी बेहिसी भी है कि लोग ये कहते हैं कि जो लोग जेल में है वो अलग बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। अगर कोई सियासी शऊर वाला आदमी किसी अपने पार्टी के लीडर की चाटुकारिता करने के लिए बिरादरी की बात और गरीब और अमीर की बात करता होगा तो ये याद रखे, जो कहता है उसके घर की खवातीन भी अगर जेल में रही और गई तो भी इस शहर का एमएलए अपने नाक, कान और आंखें बंद करके खामोश बैठा रहेगा। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका दोस्त वो वकील जो है सिसिद हीरे, आपके इलेक्शन जीतने के बाद मुसौरत चौक आकर आपको हार पहनाया कि नहीं? जब उसका बर्थडे था तो आप उसका केक काटने गए कि नहीं गए? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, आपको गैरत आना चाहिए। अभी वकला की एक बड़ी टीम यहाँ मौजूद थी और वो लोग ये बता रहे थे कि रोड जाम करो, उनको बुलाया नहीं गया, वो आ गए। उन्होंने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, मैं तो बोलता हूँ चुल्लू भर पानी में नहीं, आपके मुसौरत चौक में बहुत बड़ी बड़ी गटर है, उसमें डूब के मार जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेरी कौम की बेटी आज सेंट्रल जेल में बीमार है। अगर आपके घर की कोई पर्दा नसीन ख्वातीन इस्तेमाल करने वाली आपा, उसके नाम में गलती होती तो क्या आप इसी तरह चूड़ी पहनकर पान दुकान पे बैठे रहते? आपने तो कहा था, आपने इलेक्शन के वक्त तो कहा था कि तेरा मेरा क्या रिश्ता। हमारे देश में तेरा मेरा रिश्ता जो है वो अपने अपने मजहब के ऊपर मैं सलाम करता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एकता का रिश्ता है। उसमें हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का है।